तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मनाल कमर पर बाजू टिकाए दरवाजे पर खड़ी उसकी तफ्तीश कर रही थी कि वो अंदर ना आने पाए जो 10 बजे घर आया था। कसम से आज आप पूरी की पूरी लेडी डयाना लग रही हैं। वो उसके अंदाज को देखता हुआ, जिसके सर पर दुपट्टा नहीं था। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। वो ये बोलकर ठहर कर खिसक जाना चाहता था, ना ना ना, आज मैं लेडी डयाना लगूं या करीना, आज तुम मुझे बता कर ही जाओगे कि किधर थे तुम। मैं सिर्फ लगती हूँ बेवकूफ़, मगर हूँ नहीं। वो एक आईब्रो उचकाते बोली, कसम से आप मुझे बेवकूफ़ लगे न लगे, हॉट ज़रूर लग रही हैं। उसकी बात से मनाल एकदम गड़बड़ा गई थी और उसकी गिरफ्त दरवाजे से ढीली पड़ी। उसकी गिरफ्त दरवाजे पर ढीली पड़ी। एकदम से अपनी कमीज़ को ठीक किया जो पहले से ही ठीक थी। वो दुपट्टे पर निगाह दौड़ाते हुए, जो कि बेड पर था, उसको ऐसे कंफ्यूज होता देख उसका बाजू हटाता तेजी से अंदर आया और बेड पर उसके पड़े दुपट्टे के ऊपर लेट गया। तुम निहायत ही चीप इंसान हो। वो दरवाज़ा बंद करती गुस्से से उसकी तरफ चीखती हुई उसके पास आई। थैंक यू थैंक यू, शुक्र है किसी को तो मेरे हुस्न का अंदाज़ा हुआ ना कि मैं वाकई हसीन इंसान हूँ, साथ में तुम बहरे भी हो गए हो। वो उसके सामने हाथ नचाते हुए बोली थी। नहीं नहीं, स्मार्ट तो मैं पहले से था। गुस्से से उसको लाल पीला होता देख हसनाल उसको देखने लगा। उसको बाजू से पकड़ा और खुद पर गिरा गया था वो। मनाल को तब समझ आई जब वो उसके ऊपर गिरी। छोड़ो मुझे चीप इंसान। वो उस पर से उठने की कोशिश करने लगी, जिसने उसकी कमर पर मजबूती से हाथ जमाया हुआ था। ऐसे नहीं पिंकी हार्ट, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ मामलात तय करने होंगे, कुछ अनकही बातें होंगी, कुछ मोहब्बत करनी है। ऐसे छोड़ दूं? इतना शरीफ होता तो पकड़ता ही नहीं। वो उसकी गुलाबी रंगत को देखते बोला, जिसके गाल शर्म से शायद लाल लग रहे थे। छोड़ो मुझे बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? उसका मायनी खेज और बदलता रवैया, उसके दिल में खौफ पैदा हुआ था उसे देखकर। उसके बदलते रवैये को देख वो चाह कर भी अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू नहीं पा सकी। ना ना ना, बीवी से कैसी शर्म? अगर आप चाहती हैं कि मैं बुर्का पहनकर रोमांस कर लूं तो कसम से मैं कल पहन लूंगा, लेकिन आज नहीं। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हैं, इसलिए आज नहीं। वो उसको बेड पर गिराते उस पर झुकते हुए बोला, छोड़ो नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती वो उसे धमकी देते बोली, चलें चीखें, मैं आपके साथ मिलकर चीखता हूँ, चले शुरू हो जाए। हसनाल प्लीज़ छोड़ दो। वो उसकी बातों से बेबस हुई थी। वो ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी। पहले आपको मेरी 2 बातें माननी होंगी, उसके बाद छोड़ूंगा मैं आपको। वो उसकी कलाइयों को कमर के पीछे लगाता हुआ बोला, जिनको छुड़ाने की कोशिश में वो बोली, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, बताओ जल्दी। वो जैसे हथियार डालते हुए बोली थी, चलें ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे आप कहना है, क्योंकि मैं आपका शोहर हूँ तो आप पर फ़र्ज़ बनता है मेरी इज्जत करें जैसे मैं आपकी करता हूँ। वो उसको मुकम्मल बेबस अपनी शराफत के किस्से पढ़ रहा था। शक्ल देखिए अपनी। मनाल के मुंह से जल्दी में निकला, चलें फिर ठीक है, आप इधर ही सारी रात रहें, मुझे नींद आ रही है। वो उसके कंधे पर सर रखता आंखें बंद गया। हसनाल अब आप उठ जाएं। वो बमुश्किल उसे इज्जत देते हुए बोली कि वो उठ जाए। ये अब आपने आज ही नहीं कहना, बल्कि रोज़ मुझे इसी तरह इज्जत देनी है। उसके आप कहने पर वो उठ भी गया था। चलो जल्दी करो। नहीं, मेरा मतलब है हसनाल, जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। पहले मेरी 2 शर्त पूरी करें फिर छोड़ूंगा, पक्का प्रॉमिस। बता भी दें अब। वो मसनूई इज्जत देते थक चुकी थी उसको, इसलिए दांत पीस कर बोली, तो मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि इधर किस करें। वो अपने गाल पर हाथ रखते बोला, क्या? ये तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, तुम इज्जत देने के लायक ही नहीं हो। उसकी दूसरी शर्त पर उसकी आंखें हैरत से फटी थी। चलें ठीक है, फिर इधर ही रहें। वो कहता दोबारा उसके कंधे पर सर रख गया। वो आधा घंटा देखती रही कि वो उठ जाएगा, लेकिन वो था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उठी और उसके चेहरे पर झुकी। ये करने के बाद एटलीस्ट वो छोड़ तो देगा। अकेले तन्हा नौजवान हसीन लड़के को देखकर एक लड़की रात के इस पहर उस पर लाइनें मार रही है। अपने चेहरे पर लम्स महसूस करता पट से वो आंखें खोल गया था। उठो चीप इंसान, उठो अब मेरे ऊपर से। वो चीखी, छोड़ रहा हूँ यार, क्या करती हो, इतना चीख क्यों रही हैं? उसको आज़ाद किया जो अब भागी और सोफे पर जा लेटी। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद रात 10 बजे घर पहुंचा था। वो किचन के बाहर से गुजरा जब उसे डाइनिंग टेबल पर सर रखे सोए पाया था उसने, जो अपने पास बुक और कोई नोट सामने रखे हाथ में पेन उठाए शायद कुछ लिखते लिखते सो गई थी। उसको सोते देख वो किचन में चला आया और 5 मिनट तक देखता ही रहा उसे। ये शायद उसकी नज़र का असर था कि उसकी आंख खुल गई थी। वो चंद पल के लिए आंखें खोले उसे देखती रही, फिर जैसे स्प्रिंग की तरह उछलती हुई उठ खड़ी हुई। अगर आपका सोने का शौक पूरा हो गया है तो मुझे रूम में खाना दे दें आकर, रोशन ने तंज मार कर कहा। वो उसे हैरान छोड़ता रूम में चला आया, सोफे पर बैठता टीवी ऑन किया और अपनी सॉक्स उतार कर शूज़ पर रखी।
वो टीवी पर नज़रें जमाए हुए था। जब कुछ देर बाद वो आई, वो खाना उठाए अंदर आई, सोफे पर उसके सामने रखा और दोबारा पानी लेकर आई। खाना खाते टीवी बंद किया और उठा। पहले हाथ मुंह धोए, फिर आकर खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाकर फारिग हुआ था, बर्तन किचन में रखने चला आया तो देखा वो आगे हमेशा की तरह किचन की स्लीप के साथ खड़े उसके लिए चाय बना रही थी। वो जब किचन में आया तो उसने प्लेट को बगौर देखा, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। रोशनाल ने उसके लब हिलते हुए देखे, जो किताब हाथ में उठाए शायद कुछ पढ़ने में भी मसरूफ़ थी। वो उसको सर हिलाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि रट्टे मार स्टूडेंट थी वो। उसे पास बैठकर जब पढ़ाता था, जब तक नहीं समझाता तब तक उसको समझ ना आती थी। उससे ऐसे पढ़ते हुए देख रहा था वो। 2 कप चाय लेकर आओ और ये बुक उधर ही ले आओ। उसकी ऊंची आवाज़ सुनती वो बिल्कुल सुन्न सी खड़ी हो गई, जबकि वो उसे बिल्कुल साकित खड़े देख पलटा था। वो कुछ देर खिड़की खोलकर शहर की रंगीनियों को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर खिड़की बंद करके अपनी शॉल दरुस्त करता सोफे पर लेट गया, क्योंकि एक तो सर्दी भी थी और दूसरा चाय की तलब हो रही थी। चाय लेकर आ भी जाओ। वो उसको ना आता देख आवाज़ लगा गया। वो समझ गया था कि वो क्यों नहीं आ रही। 1 मिनट के अंदर उसे आता देखा, लेकिन उठा नहीं। वो ऐसे ही सोफे पर लेटा रहा। बुक और एक रजिस्टर लेकर आओ, जल्दी, विदिन 2 मिनट्स। वो उसे टेबल पर चाय रखते हुए देखकर अशनाल से बोला, सर पर नफासत से दुपट्टा किए जैसे ही वो उसके अगले हुक्म की मुंतज़िर खड़ी थी। जी। और वो 1 मिनट के अंदर बुक लेकर आ भी गई थी। इधर बैठो। उसने उस पर गहरी निगाह डालते पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। जी। वो उसकी बदलती आंखों और उसकी निगाहों की तपिश पर मजीद पजल हुई और वहीं खड़ी रही। क्या खड़े खड़े फोत होने का इरादा है? उसको ऐसे खड़ा देख तंजिया अंदाज में वो बोला। उसकी थोड़ी आवाज़ पर वो डरी, पर हिली फिर भी नहीं। बैठो। उसको अपने पास ना आते देख वो गुस्से से उठ बैठा था। अपना फौलादी हाथ बढ़ाकर उसे उसके पास बिठा लिया, जो बेतवाज़ुन सी होकर उसकी गोद में आ गिरी, जबकि रोशनाल की इस हरकत से उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसका चेहरा तो गोया खून छलकाने वाला हो गया था। अशनाल ने उठकर उससे फासला करना चाहा, लेकिन रोशनाल ने कमर से पकड़कर उसे नज़दीक किया। वो तो उसकी इन मेहरबानियों की आदी नहीं थी। वो तो शादी के बाद उस रोशनाल को जानती थी जो सिर्फ दुख देना जानता था। मैंने कहा था इधर से उठने के लिए। रोशनाल को जैसे उसकी दूर होने वाली हरकत पसंद नहीं आई। रोशनाल ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और इशनाल को तो लगा जैसे उसकी कमर टूटने वाली है। छोड़े मुझे प्लीज़, वो रोते हुए बेबसी से बोली। उसकी पुरतपिश सांसों से वो जैसे मरने वाली हो रही थी। रोशनाल ने बगौर उसे देखा, जो सादगी में भी कमाल का हुस्न रखती थी। उसकी हिरनी जैसी खौफ से फैले चेहरे पर आंखें, उसकी कुर्बत पर रेड अनार बना हुआ चेहरा। चलो छोड़ो, टॉपिक बताओ। उसकी हिरनी जैसी आंखों में पानी देखते उसको अपनी गोद से उतारता वो साथ बिठा गया, पर हाथ अभी भी उसकी कमर पर वैसे का वैसे था। टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड था। फिर वो उसे याद करवाता रहा, समझाता रहा, कुछ प्रैक्टिकल करवाया और कुछ वैसे ही फॉर्मूलाज वगैरह बोले। वो वाकई मुश्किल टॉपिक था। समझ आया? उसको सारा समझाकर जब निगाहें फेर कर उससे पूछा, जो उसकी कुर्बत पर लाल टमाटर बनी हुई थी। जी। वो सिर्फ इस बात में सर हिला सकी। हालांकि उसके सर के ऊपर से सब कुछ गुजर गया था। उसकी परफ्यूम की महक उसके हवासों पर छा रही थी। अब मुझे छोड़ दें प्लीज़, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद भी आ रही है। उसके हैवी परफ्यूम से वाकई उसके सर में दर्द होने लगा था। रोशन ने उसकी आंखों में पानी देखा तो उसकी कमर पर गिरफ्त हल्की करके उसे अपने साथ लगाया। उसकी आंखों से आता पानी अपने हाथों से साफ किया और बुक साइड पर रखता। बुक की जगह उसका सर अपनी गोद में रखा और नरमी से दबाने लगा। वो उसकी उंगलियों के लम्स पर नींद में जा रही थी, जबकि अशनाल को झटके पर झटके लग रहे थे। वो उसके झटकों से संभल रही थी। प्लीज़ अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दें। उसकी उस रात वाली अलहदगी की बातें सोचकर वो तड़प कर उठी और वहशत ज़दा सी चिल्लाई। वो उसकी कुर्बत में पहले ही वहशत ज़दा होती थी और अपना ज़ब्त खो गई थी, क्योंकि उसके दिए गए ज़ख्म और तकलीफ़ उसे भूलते नहीं थे। फिर एकदम से उसे खुद से दूर हटते और उसकी गैर होती हालत पर वो हैरान था, लेकिन उसकी हालत को मद्देनज़र रखते वो उसको फिर से अपने करीब कर गया और उसका सर अब खुद से लगा लिया। कहाँ जाना है? उसके सर को थपकते हुए उसने नरमी से पूछा था, जो उसके साथ लगी कांप रही थी। मुझे अल्लाह के पास जाना है, वो नींद में जाते हुए कह रही थी। क्यों जाना चाहती हो? उसकी बात उसके मजबूत दिल पर खींच कर लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से बोला था, क्योंकि यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इसलिए अल्लाह के पास जाना चाहती हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। वहाँ मेरे मम्मा पापा हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। चुप चुप हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते इशू। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, मैं ख्याल रखूँगा तुम्हारा। तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। दुख देकर सवाल करते हो,
तुम भी गालिब कमाल करते हो, देखकर पूछ लिया हाल मेरा। चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो, शहरे दिल में उदासियाँ कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहें तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूँ तुमको, हर सितम ही बेमिसाल करते हो। उसे बहलाते हुए वो बोला था और उसने देखा तो वो नींद की वादियों में गुम थी। उसे बाजू में उठाता उसने बेड पर लिटाया और कंफर्टर दुरुस्त करते खुद सोफे पर आकर लेट गया। सिगरेट उठाकर फूंकने लगा। फिर वो 1 घंटे तक सिगरेट फूंकता रहा। साथ साथ उसे देखकर सोचता रहा कि वो उससे दूर होकर कितना पुरसकून होती थी। वो लड़की होकर सहारे नहीं ढूंढती थी और वो मर्द होकर भी सहारे की तलाश में रहता है। जैसे ही टेबल पर कपों में पड़ी चाय पर तह जम गई थी। ऐसे ही 3 महीने पहले उसकी ज़िंदगी उसके दिमाग में फिरी जिसने उस मासूम की ज़िंदगी तबाह की। पैकेट ख़त्म होने के बाद आखिरी सिगरेट ऐश ट्रे में मसल कर कंफर्टर अपने ऊपर लेता वो नींद की वादियों में चला गया। आपने खाला से बदतमीज़ी क्यों की? वो माँ है आपकी, अच्छे के लिए आपको डांटती है ना। वो बाहर से आता उसके पास बैठा नर्म लहजे में बोला था। वो हैं ही इसी काबिल। वो वाजे और मुंह फट अंदाज में बोली, बस एक लफ्ज़ नहीं, आप माँ के खिलाफ ऐसी बातें कर रही हैं तो फ़ै आप पर। तुम्हें क्या मसला है? वो मेरी माँ है, मैं जो कुछ भी कहूँ तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। वो ऊंची आवाज़ में बोली। लड़ाई झगड़ा या नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन मैं आपको किसी से भी बदतमीज़ी करते नहीं देख सकता। अभी जाएं और माफ़ी मांगे, 1 मिनट के अंदर अंदर जाओ और अपोलोजाइज करके आए उनसे। वो उसकी कमर पर थपकी देते हुए बोला कि वो उठ जाए। मैं नहीं जा रही किसी से भी माफ़ी मांगने, ये खुशफहमियाँ अपने आप तक महदूद रखो। वो उसका हाथ अपनी कमर से झटकते निहायत बदतमीज़ी से बोली थी, आप जा रही हैं या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं आपसे। उसने चैलेंज करती निगाहों से पूछा। नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही मैं। मनाल ने साफ लफ्ज़ों में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जा रही हैं या नहीं? वो उसके और करीब झुकते फासला मिटाते हुए बोला। उसके जबड़े को दबोचते जब्त की आखिरी इंतहा पर खड़े होते पूछ रहा था वो। छोड़ो। मनाल की सांसें बंद हुई। तुम दोनों भाइयों ने मुझे रखेल समझा हुआ है क्या? जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा हासिल कर लिया। पहले एक भाई ने 4 साल तक अपने नाम पर बिठा कर रखा और फिर एकदम से छोड़ दिया। अब दूसरा भाई कुर्बत के बहाने तलाश करता है। बमुश्किल उस फौलादी गरीब से अपना आप छुड़ाया और उठकर खड़ी पागलों की तरह बोली, शट अप, जस्ट शट अप मनाल। हसनाल ने 2 थप्पड़ इतने ज़ोर से मारे कि वो बेड पर गिर पड़ी थी। उसके थप्पड़ों की शिद्दत उसका काम तमाम कर गई। उसके भारी हाथ के जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़े। क्या बकवास की है तुमने अभी? वो उसके सर पर खड़ा हुआ था, जबकि उसके थप्पड़ों से बमुश्किल सीधी हो पाई थी। वो मुंह पर हाथ रखे हैरत से वो उसे देखने लगी जो उसके पास खड़ा उसे मारने के दरपे था। अब आपसे तुम तक का फासला वो निहायत आसानी से तय कर गया था। बताओ। उसका एक दफ़ा फिर मारने के लिए हाथ उठा। जब वो आगे हाथ कर गई, सारी बदतमीजी पल में उड़न छुई। उसका गुस्सा उसके छक्के छुड़ा गया था। हसनाल को उसने कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। उसको कभी कभी गुस्सा आता था, लेकिन जब आता तो हर चीज़ बहा कर ले जाता था। वो हैरान इसलिए थी कि अपने से 4 साल छोटे शोहर ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, वो जिसे वो बच्चा समझती थी। बताओ। उसका एक दफ़ा फिर मारने के लिए हाथ उठा। जब वो हाथ आगे कर गई, बताओ, मैंने या रोशनाल भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने इतना घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया? बताओ। 3 महीने हो गए हैं तुम्हारे और मेरे निकाह को। तुम्हारे करीब भी आया? तुमने तो मुझे काठ का उल्लू या रिमोट समझ रखा है। तुम ये समझती हो कि तुम्हारा जिस तरह दिल करेगा तुम चिल्ला लोगी? तो कान खोल कर सुन लो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम्हें नज़र आता हूँ। 3 महीने से मैं इस रिश्ते से नज़रें चुराता फिर रहा हूँ। एक दिन भी ज़्यादा होता है किसी को टाइम देने के लिए, पर 3 महीने। बीबी, मैं तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त कर रहा हूँ 3 महीने से। तुम सोफे पर सोती हो, मेरे हाथ लगाने से रिएक्ट करती हो जैसे तुम बच्ची हो। कभी कुछ नहीं कहा तो हर रोज़ तुम्हारे सामने झुकना, हर रोज़ तुम्हारा झटकना, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त करना। पर बीबी, ये रिश्ता आसान नहीं। बच्ची नहीं हो, महरम रिश्तों को समझो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहेगा तो मैं इस मामले को और या पार करूँगा। वो उसके बालों को बाजुओं में दबोचते हुए बोला, जबकि मनाल की आंखें तो हैरत से फटने को तैयार थीं। माना कि मैं इतना फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं हूँ, लेकिन मनाल बीबी, तुम्हारे इन इस्तेमाल किए लफ्ज़ों की तरह घटिया भी नहीं हूँ। मुझे रिश्तों को समझना आता है, उनमें तवाज़ुन रखना आता है।
कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है और कौन बीवी, उनके आगे उनके मुताबिक बात करना आती है। मैं मजाक भी करता हूँ और मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं रिश्तों के सामने चढ़ बड़बड़ करने का आदी नहीं हूँ। ऐसा करने से रिश्ते टूटते हैं और मैं रिश्तों को तोड़ने का आदी नहीं हूँ। वो ये बात कहकर उसके बालों को छोड़ता बेड से उठता, अपने लहजे को नर्म करते बोला, मुझे छोड़ो, मैं बाबा को बताऊंगी कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वो उसको थोड़ा सा नर्म पड़ता देख फिर धमकी दे गई, पर यह नहीं पता था कि उसके लफ्ज़ फिर जलती पर तेल का काम करेंगे। बिल्कुल शौक से बताना, साथ अपने लफ्ज़ भी बताना उन्हें, साथ ये भी बताना कि तुमने खुद को दो भाइयों की रखेल कहा है। वो तुम्हें इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं बल्कि तशरीह भी समझाएंगे। वो अपने लहजे पर बावजूद कोशिश के काबू नहीं पा सका, एक और थप्पड़ उसे जड़ दिया। मनाल बीबी, मेरी नज़रों से ओझल हो, ये ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर डालूं कि मुझसे मुंह ही छुपाती फिरो तुम। क्या हुआ, क्यों बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? समीना बेगम ने आगे आकर गुस्से से उससे कहा। उसकी ऊंची आवाज़ बाहर से सुनते आगा जान, समीना और तहमीना बेगम दोनों ही वहाँ आ गए थे। माँ इसे कहे कि ये मेरी नज़रों से ओझल हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर डालूंगा। जबकि तहमीना बेगम तो शौक से खड़ी हसनाल को देख रही थी, क्योंकि वो उनका बेटा था। उन्हें पता था कि वो कभी इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आता, कोई वजह ज़रूर थी, वरना उसका एकदम से गुस्से में आना बहुत गैर मामूली बात थी। वो ज़ीरक खातून थी और मामले को समझ गए। आगा जान, मैंने इसके साथ नहीं रहना, इसने मुझे थप्पड़ मारा है और बोला कि मुझे तलाक देगा। मैं इस जंगली वैशी के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। अगर इसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इस घर से ही भाग जाऊंगी। वो भाग कर रोती आगा जान के गले लगी थी। खाला जान, इसे समझा ले, नहीं तो मैं इसे ज़मीन में गाड़ दूंगा। जबकि हसनाल फिर मारने के लिए आगे लपका था, वो डर के बाबा जान के आगे हुई थी। बस एक लफ्ज़ नहीं हसनाल, तुम मनाल को कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद अपनी बेटी को समझा लूँगा। आगा जान ने हसनाल को डांट दिया था। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोले, नहीं आगा जान, अगर आपकी लाडली और फर्माबरदार पोती ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हसनाल बख्त वल्द सगीर बख्त अपने पूरे होशो हवास में चटाक इसके हकदार हो तुम। वो अपना फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाया था जब सगीर साहब ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। बेगैरत इंसान, ये है तुम्हारी गैरत कि तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो? ये नहीं, तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। एक बेटे की मैं मिन्नतें करके थक गया कि घर आ जाओ, पर वो कहता है कि मुझे इस घर में कदम रखना भी गवारा नहीं, और दूसरा अपने हाथों से माँ बाप के सामने अपना घर उजाड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरी ही तरबियत में कोई ख़राबी रह गई थी। सगीर साहब आज फट पड़े। वो बाबा जान सॉरी, वो उनके पास आया जो पहले गुस्से में थे। अब आप दीदा होते उन्हें देखा तो वो उनके पास पहुंचा फौरन। बाबा जान, वो बाप के पीछे भागा जो रंजीदा और नाराज़ होकर निकल गए थे। बाप की नाराज़गी देखकर एकदम से गुस्सा गायब हुआ जो उसके कमरे से गुस्से से निकल कर गए थे। मनाल, तुम मेरे कमरे में चलो, समीना बेगम बेटी को बोली थी। आगा जान से अलहदा होते तेज लहजे में वो बोली और उसे खींचती हुई अपने कमरे में ले गए, जबकि पीछे तहमीना बेगम और आगा जान शौक में थे।